Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing well. I am Izhar Rahman to discuss with you people type 1 hypersensitivity reaction. Introduction. Sensitivity immune response. हमारा बॉडी सेंसिटिव इम्यून रिस्पांस शो करता है अगेंस्ट एनी एलर्जिक पैथोजन या फॉरेन या डस्ट पार्टिकल जो हमारे बॉडी में आ जाता है पॉलन से, ठीक है। इट कैन बी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। हाइपरसेंसिटिविटी एक्सेसिव अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम। हाइपरसेंसिटिविटी जो है, जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, वो एक्सेसिव या अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर मतलब एग्जैजरेटेड इम्यून रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सो बट यू रिमेंबर ऑल हाइपरसेंसिटिविटी आर नॉट एग्जैजरेटेड, ठीक है। इसके बाद एप्टोपिक स्टेट होता है। कंसेप्ट ऑफ एंटीजन जो है ना वो नेगेटिव होती है। 1906 में टर्म डिस्कवर हुआ, इसका नाम है हाइपरसेंसिटिविटी। पूछ हाइपरसेंसिटिविटी का जो टर्म्स है वो डिस्कवर हुआ है 1906 में, सही है। Hypersensitivity also called hypersensitivity reactions or intolerance. Hypersensitivity का दूसरा नाम hypersensitivity reaction बोलते हैं या hypersensitivity intolerance, ठीक है। Refer to undesirable reaction produced by normal immune system including allergies and immunity। जो हमारा normal immune system है वो produce करता है undesirable reactions। इसमें एलर्जीज आती हैं और ऑटो इम्यून्स आती है, ठीक है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ओवर रिएक्शन या एक्सेसिव रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस एनवायरमेंटल एंटीजेंस। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो ओवर या एक्सेसिव रिएक्शन होते हैं अगेंस्ट द हार्मलेस एनवायरमेंटल एंटीजन, ठीक है। अनडिजायरेबल डैमेजिंग डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूसिंग एंड समटाइम्स फेटल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। जैसे कि हमने पहले बताया, जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो अनडिज़ायरेबल रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, जो डैमेजिंग होगा या डिस्कम्फर्ट हो गया, ठीक है, या सम टाइम पेटल भी हुआ है, तो इसके अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम, सही है। गिल-कॉम्स क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू 4 टाइप्स। गिल-कॉम्स रिएक्शन जो है ना वो क्लासीफाई करता है 4 टाइप्स पे, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म के बेस पे इन्वॉल्व एट टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, जो कि टाइम टेकन रिएक्शन के बेस पे भी डिवाइड करता है, ठीक है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो सब आज हम टाइप 1 की बात करते हैं, ठीक है। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी इमीडिएट विदिन मिनट्स में रिएक्शन रिस्पांस शो करता है। और एनाफिलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी, इसका दूसरा नाम बोलते हैं एनाफिलेक्टिक हाइपरसेंसिटिविटी। इमीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी इज इमीडिएट बाय IgE। यहाँ पर जो एलर्जन होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा वो फॉरेन से आएगा, ठीक है, एक्सट्रिंसिक होगा और फ्री होगा। और जो मीडिएटेड है ना, ये एंटीबायोटिक मीडिएटेड है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें IgE एंटीबायोटिक इन्वॉल्व होगा और IgE जो है ना ये पेक्स्ड एंटीबायोटिक होगा, ठीक है, और मास्ट सेल पे या बेसोफिल पे, सही है। द प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट इन दिस हाइपरसेंसिटिविटी इज द मास्ट सेल या बेसोफिल, ठीक है। जो इसमें प्राइमरी सेलुलर कंपोनेंट्स होगा हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 में, इसमें मास्ट सेल होगा और बेसोफिल होगा, ठीक है। फिर 1902 डिस्कवर्ड एनाफिलैक्सिस। 1902 में डिस्कवर हुआ एनाफिलैक्सिस। द सिम्पटम रिजल्टिंग फ्रॉम एलर्जिक रिस्पांस आर नोन एज एनाफिलैक्सिस। जो एलर्जिक रिस्पांस है, जो सिम्पटम आगाज़ किया गया, इसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। इसमें इंक्लूड है हाई फीवर, आस्थमा, एक्जिमा, बेस्टिंग फूड एलर्जीज। हाई फीवर जो है ना, ये हमारा जो एलर्जीज पार्टिकल जो फॉलन या डस्ट हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में जाते हैं या आई में या नोज़ में, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करता है, ठीक है। एक्सपोजर में भी इंजेक्शन के थ्रू, इन्हेलेशन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू या डायरेक्ट कंटेक्ट के थ्रू ये इससे हमारा एक्सपोजर होता है, ठीक है। अभी हम एलर्जेंस की बात करते हैं। एलर्जेंस वो सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, ठीक है। तो सर मैंने पहले आपको बताया कि एलर्जेंस आर इन्वायरमेंटल। एक्सट्रिंसिक होगा एलर्जेंस या पोलन या डस्ट पार्टिकल जो है ना वो
एक्सट्रिंसिक होगा, ठीक है। पोलन 20 आउट ऑफ 80% होगा, एलर्जन फ्री होगा इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में, ठीक है। क्या होगा, एलर्जेंस जो है ना एक्सट्रिंसिक होगा और फ्री होगा टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में। एलर्जन आर नॉन पैरासाइटिक एंटीजन दैट कैन स्टिमुलेट अ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पांस। एलर्जन जो है ना वो नॉन पैरासाइटिक एंटीजन होगा, ये स्टिमुलेट करता है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पांस को, ठीक है। एलर्जन बैंड टू IgE इंट्रेगर डिग्रेडेशन ऑफ केमिकल मीडिएटर। जो एलर्जेंस हैं, जो पोलन है, जो पार्टिकल्स है, वो IgE के साथ बैंड हो जाते हैं और केमिकल मीडिएटर को डिग्रेडेशन या रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और इस लास्ट स्टेप में जो है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में IgE बॉन्डेड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो IgE बॉन्डेड कैसा होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ इतना समझे कि IgE बॉन्डेड जो है ना ये लास्ट स्टेप में होगा, वो लेट पेज में होगा, ठीक है। जो मास सेल है ना, मास सेल है, इसमें IgE होगा और IgG होगा। जो IgG के साथ फिर ये पोलन अटैच हो जाते हैं, या जो एलर्जन जो है ना ये IgG के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो IgG क्या करता है, ये एलर्जन आगे IgG को फॉरवर्ड नहीं करता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी, सही है। इसके बाद आते हैं एटोपिक। एटोपिक इज़ द टर्म फॉर द जेनेटिक ट्रेट टू हैव अ प्रीडिस्पोजिशन फॉर लोकलाइज एनाफिलेक्सिस। एटोपिक जो है ना ये इनहेरिटेड ट्रांसफ़र होता है, जो एलर्जीज हैं वो इनहेरिटेड होता है, वो जेनेटिक होता है, सही है, माँ बाप के बच्चों के साथ, ठीक है। एटोपिक इंडिविजुअल हैव हाई लेवल ऑफ IgE एंड एसिनोफिल। एटोपिक में जो IgE की और एसिनोफिल की मिकदार है वो हाई लेवल में होता है। 50% रिस्क बोथ फ्रेंड्स एंड 30% रिस्क सिंगल फ्रेंड्स। 50% जो हैं वो बोथ फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं और 30% जो है ना सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सही। मैकेनिज्म ऑफ एलर्जिक रिस्पांस। अभी हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं एलर्जिक रिस्पांस की, ठीक है। तो रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जेंस इनिशिएट इम्यून रिस्पांस डेट जनरेट्स IgE। जब एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंट्री हो जाती है तो वहाँ पर इम्यून रिस्पांस इनिशिएट हो जाती है और IgE एंटीबॉडीज जनरेट हो जाता है, ठीक है। एलर्जेंस माइक्रोपेज Th2 सेल इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 क्लास स्विचिंग B सेल रिसेप्टर हाइपर रिएक्टिव। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एलर्जेंस एंट्री हो जाती है, जब एलर्जन एंट्री हो जाती है वहाँ पर माइक्रोपेज मौजूद हो जाते हैं, तो वो एलर्जेंस, वो पार्टिकल, ठीक है, वो माइक्रोपेज इनगल्प करते हैं। तो माइक्रोपेज की न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 6 पे 2 जीन्स मौजूद होती हैं, एक को बोलते हैं HLA जीन, दूसरे को बोलते हैं MHC जीन। ये दोनों जो है ना वो क्लास 2 मालिक्यूल बनाते हैं। तो ये जो क्लास 2 मालिक्यूल से फिर एक जीन जो है ना ये एलर्जन के साथ कंबाइन हो जाती है, और वो जब एलर्जन के साथ कंबाइन हो जाती है मतलब MHC जीन और जो एलर्जन वो कंबाइन हो जाते हैं, वो माइक्रोपेज के सरफेस में ये एलर्जेंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद वहाँ पर Th2 सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। Th2 सेल में के ऊपर टी हेल्पर 2 सेल के ऊपर एक 2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। एक रिसेप्टर का नाम है TCR, टी सेल पर रिसेप्टर, दूसरे का नाम है CD4 सेल, ठीक है, CD4 रिसेप्टर। CD4 सेल रिएक्ट करता है क्लास 2 मालिक्यूल के साथ, ठीक है, और TCR रिएक्ट करता है एलर्जेंस के साथ, ठीक है। जब वो Th2 सेल उससे कंबाइन हो जाते हैं वो एलर्जिन से, ठीक है, वो रिसेप्टर कंबाइन हो जाती हैं, तो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं CD3 सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। CD3 सेल फिर Th2 सेल की न्यूक्लियस में मैसेज देता है, वहाँ पर Th2 सेल के न्यूक्लियस में मैसेज जब दिया जाएगा तो हम वहाँ से इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 4 ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, जितना इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर IgE मालिक्यूल ज़्यादा बनता है, सही है। तो Th2 cell required to provide the interleukin 4 required to get isotope
स्विचिंग टू IgE। जितना इंटरल्यूकिनिन बनता है TH2 सेल की न्यूक्लियस से, इंटरल्यूकिनिन जितना ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है उतना IgE एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बनता है। सही है। इसके बाद हाई एफिनिटी विद मास्ट सेल, इसकी जो ताल्लुक है मास्ट सेल के वो हाई एफिनिटी होगा। द IgE कैन अटैच टू मास्ट सेल बाय FC रिसेप्टर। IgE अटैच करता है मास्ट सेल के ऊपर कौन? FC रिसेप्टर। सही है। FC रिसेप्टर IgE और मास्ट सेल दोनों को अटैच करता है। सही है। इसके बाद मैकेनिज्म FCER1 हाई एफिनिटी IgE रिसेप्टर पाउंड ऑन मास्ट सेल बेसोफिल एक्टिवेटेड एसिनोफिल। ठीक है। FCER1 रिसेप्टर क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है मास्ट सेल के पोषवे, तो वहाँ से हिस्टामिन, जब FCER1 मास्ट सेल एक्टिवेट करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, तो वहाँ से प्राइमरी मीडिएटर रिलीज़ हो जाते हैं और सेकेंडरी मीडिएटर आल्सो भी रिलीज़ हो जाते हैं। सही है। तो वहाँ से कौन कौन मीडिएटर? हिस्टामिन, प्रोटीएस, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, इसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, साइटोकाइन लिपिड मीडिएटर, ये सारे जो है ना ये रिलीज़ हो जाते हैं मास्ट सेल से। सही है। एलर्जेंस बाइंड टू IgE अटैच to FCER1 ट्रिगर रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है। एलर्जेंस बैंड हो जाते हैं IgE के साथ, IgE एंटीबॉडीज़ के साथ, तो वो FC रिसेप्टर के थ्रू, तो वो जो है ना मास्ट सेल के न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में मैसेज देता है। साइटोप्लाज्म में, मास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मौजूद होता है। वो ग्रेन्यूल्स डीग्रेनुलेशन हो जाते हैं, वो ग्रेन्यूल्स सरफेस में आ जाते हैं, तो वहाँ पर उस ग्रेन्यूल्स में प्राइमरी मीडिएटर मौजूद होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन मौजूद होते हैं, प्रोटीएज मौजूद होते हैं, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर मौजूद होता है, एसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर मौजूद हुई है, प्राइमरी मीडिएटर है। सही है। सेकेंडरी एक्सपोज टू एलर्जेंस। सेकेंडरी एक्सपोज टू एलर्जेंस क्या है? ठीक है। मास्ट सेल आर प्राइम्ड विद IgE ऑन सरफेस। जो मास्ट सेल के सरफेस है उसके साथ IgE जो है ना वो ऑलरेडी कंबाइन होगा। ठीक है। एलर्जेंस बैंड IgE, जो एलर्जेंस है वो बैंड हो जाता है IgE के साथ। एंड क्रॉस लिंक, वो एक क्रॉस लिंक बनाते हैं टू एक्टिवेट सिग्नल विद ट्रायोसिन फास्फोराइलेशन, कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ मीडिएटर। जब एलर्जेंस बैंड हो जाता है IgE के साथ, वो क्रॉस लिंकेज बनाते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करता है तो विद ट्रायोसिन फास्फोराइलेशन, कैल्शियम इन्फ्लक्स, और वहाँ से डीग्रेनुलेशन इन रिलीज मीडिएटर, जैसे कि हमने पहले बताया, वहाँ से मीडिएटर रिलीज हो जाते हैं। 1 mm 10,000 मास से प्रोड्यूस हो जाते हैं। सही है। स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है। मास्ट सेल कहाँ पर मौजूद होता है? वहाँ पर जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे बॉडी के जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ में वहाँ पर मास्ट सेल मौजूद होता है, खासतौर पर फ्री वास्कुलर एरिया में ज़्यादातर मौजूद होता है। सही है। तो स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, GIT मतलब GIT रेस्पिरेटरी, नोज एंड आई म्यूकस में। सही है। मीडिएटर ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सही है। कौन कौन से मीडिएटर हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी में रिलीज़ हो जाते हैं? सही है। सबसे पहले जो है ना हिस्टामिन की हम बात करते हैं, तो हिस्टामिन जो है ना वो क्या करता है? वो वेज़ोडाइलेशन करता है, इंक्रीज द परमिबिलिटी करता है। जब परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर इडीमा फॉर्मेशन हो जाता है, स्पास्मोजेनिक करते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना ये इनिशियल पेज ऑपरेशन में करता है। सही है। तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल करता है, ब्रोंकियल कंट्रैक्शंस वीजिंग करता है, कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल करता है, तो वहाँ से क्रैम्प्स आ जाते हैं और डायरिया आ जाता है। ठीक है। वेसोडाइलेशन करता है, तो वेसोडाइलेशन से वहाँ जो इंक्रीज स्वेलिंग हो जाती है और फ्लूइड एंड म्यूकोजा वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो ऑलरेडी एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। इसके बाद लिगोट्राइन रिलीज़ हो जाती है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो जाती है।
ल्यूकोट्राइन्स का फंक्शन है ब्रोंकियल स्पाज्म, ठीक है, ब्रोंकियल स्पाज्म करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे जो टिश्यूज़ है वहाँ से रिलीज हो जाते हैं, वहाँ इसका काम है इन्फ्लेमेशन करना, फैन करना और यूट्राइन कंट्रैक्शन करना, सही है। फिर आता है लोकलाइज इन्फेलेक्सिस और सिस्टमेटिक इन्फेलेक्सिस। तो सबसे पहले हम लोकलाइज इन्फेलेक्सिस की बात करते हैं। इसकी टारगेट कौन सी है, ठीक है, टारगेट ऑर्गन रिस्पांस टू डायरेक्ट कंटेक्ट विद एलर्जेंस, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक कंटेक्ट रिजल्टिंग इन वोमिटिंग, क्रैम्पिंग एंड डायरिया। जब फॉलन या एलर्जेंस डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाता है तो वहाँ से रिजल्ट में क्या डिसऑर्डर होती है, वो वोमिटिंग होती है, क्रैम्पिंग होती है, डायरिया होती है, सही है। स्किन सेंसिटिविटी यूजुअली रेडिएंट इन्फ्लेम एरिया रिजल्टिंग इन इचिंग। स्किन में जो स्किन सेंसिटिविटी यूजुअली जो है ना इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होती है उस एरिया में, सही है, तो वहाँ से इचिंग मतलब हार्श बहुत ज़्यादा होती है, सही। एयर वे सेंसिटिविटी रिजल्ट में क्या आते हैं, स्नीजिंग आती है, रेनाइटिस आती है, वेजिंग आती हैं एंड आस्थमा आती हैं, सही है। इसके बाद जो है ना कंजक्टिविटिस भी आती है, एंजियोडीमा भी आती है, ये भी लोकलाइज है, सही है। सिस्टमेटिक इन्फेलेक्सिस, सिस्टमेटिक इन्फेलेक्सिस का मतलब ये है कि जो है ना सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन एंड स्मूथ मसल कंट्रैक्शन लीडिंग टू सीवियर ब्रोंकियल कंट्रैक्शन, एडीमा एंड शॉक, सिमिलरली टू सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन। सिस्टमेटिक वेसोडाइलेशन करते हैं, सही है, स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करते हैं, जो वो ब्रोंकियल सीवियर ब्रोंकियल कंट्रैक्शन में ले जाती है, वहाँ पर एडीमा प्रोड्यूस हो जाती है, एडीमा बनती है, सही है, और शॉक में पेशेंट चला जाता है, सही है। जब शॉक में तभी पेशेंट चला जाता है जो मसल है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एराउंड हो जाती है, वहाँ जो डीग्रेनुलेट प्रोड्यूस हो जाती, डीग्रेनुलाइजेशन प्रोड्यूस हो जाती है, और इसके साथ जो ब्लड वेसल है ना वो डायलेट हो जाती है। इसको हम बोलते भी है, इसको आप बोल सकते हैं मैक्रो सर्कुलेशन। तो वहाँ से फ्लूइड जो है ना वो लॉसिंग शुरू हो जाती है और पेशेंट शॉक में जाती है। कौन से शॉक में, एनाफिलेक्टिक शॉक में चले जाती है, सही है। इसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसलिए करते हैं, एक मरीज़ है वो मेडिकेशन से एलर्जीज हैं तो वो मालूम करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट में आते हैं इंट्राडर्मल प्रिक, सही है, मेजरमेंट ऑफ टोटल IgE एंड स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट द सस्पेक्टेड एलर्जन, सही है। तो इसमें हम टोटल IgE मेजरमेंट करते हैं और इसके जो स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज़ की मेजरमेंट करते हैं जो अगेंस्ट एलर्जन की सस्पेक्टेड है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है IgE के वो 150 से लेकर 1000 UL पर ml है, ठीक है। इसके बाद आता है IgE एंटीबॉडीज़ आर मेजर बाय एंजाइम एमिनो एसिड, मतलब एलिज़ा के थ्रू भी हम IgE एंटीबॉडीज़ की मेजरमेंट करते हैं। इंक्रीज IgE लेवल आर इंडिकेटिव ऑफ एन एटोपिक कंडीशन। जैसे कि हमने पहले बताया ना, एटोपिक कंडीशन में IgE की और एसिनोफिल की वैल्यू जो है ना ज़्यादा हो जाती है, सही है।